बीजेपी को इतना नुकसान होने वाला है, ये तो मोदी जी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। एक जंगल था, उसमें सब पेड़ थे, पेड़ जो है वो कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। उनको लगता था ये हत्था जो है ना, ये हमारा ही भाई है, लकड़ी है। लेकिन फिर उनको पता लग गया। तो ये इस तरह की ओबीसी श्रेणी ना रख करके मोदी जी ने, ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि 2 से 302 केवल और केवल ओबीसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो अब ये है ना, ओबीसी समाज कह रहा है पुनः मूषक भव। मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाया था ओबीसी समाज ने, और वापस उसी जगह पे मोदी जी चले जाएंगे। ये दीवार पे साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी की जातीय जनगणना होकर रहेगी जेन्युइन, साइंटिफिक, सच्ची। एक समय की बात है, हो सकता है मोदी जी के कार्यकाल में ना हो। मोदी जी का कार्यकाल ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं। अभी पिछले दिनों राहुल जी ने भी कहा था कि ये सरकार 1 साल से ज़्यादा चलेगी नहीं। आज तक कोई बात राहुल जी की गलत साबित नहीं हुई, चाहे वो कोरोना के बारे में, चाहे जीएसटी के बारे में, चाहे नोटबंदी के बारे में। जो कुछ राहुल जी कहते हैं वो प्रोफेटिक वर्ड्स होते हैं। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी समाज इंतजार कर रहा है कि जैसे मौका मिलेगा, उनको पता लग गया उनका सच्चा नेता कौन है। देखिए जी, तैयारी की बात मैं पहले कह देता हूं, हम जो है इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा काम है कि जनता के मुद्दे उठाना, और लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे ऑनरेबल राहुल गांधी जी हमेशा गरीब और कमज़ोर के मुद्दे लोकसभा में उठाते हैं। तो जो भी संवैधानिक तरीके हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम अपने तरीके से जल्दी एक रूपरेखा अपने संघर्ष की, अपने आंदोलन के आपके सामने रखेंगे और संघर्ष होगा। दूसरी जो बात आपने कही कि क्या मिलेगा, तो पंचतंत्र की एक कहानी है कि बिल्ली ने एक बार सारस को बुलाया दावत के लिए, और दावत जो थी वो चपटी थाली में परोसती। तो बिल्ली तो लप लप करके उसको चाट गई सारी खीर, और सारस बेचारा चोंच मारता रहा। तो ये कुछ इसी तरह की कहानी बन रही है कि जो हमारे दलित पिछड़ों को इससे वो कह देंगे हमने जातीय जनगणना भी करा ली और कुछ मिला नहीं। तो साथियों, आप जानते हैं कि हमारे देश में जनगणना शुरू हो चुकी है, और ये जो जनगणना शुरू हुई है उसमें जो ओबीसी श्रेणी के बारे में जो एक कॉलम होना चाहिए था वो नहीं है। ये मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया का एक नोटिफिकेशन है जो 14 अगस्त को अभी जारी हुआ है, और इसके जो क्वेश्चनायर है उस क्वेश्चनायर में, उस प्रश्नावली में 10वें नंबर पे लिखा है शेड्यूल कास्ट / शेड्यूल ट्राइब / कास्ट। अब ये सिर्फ कास्ट लिखा है, इसमें ओबीसी श्रेणी नहीं लिखा, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जो खुद को बार बार कहते हैं, छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं, और एक बात वो बहुत बार बार कहते हैं कि हमने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब ओबीसी एक संवैधानिक दर्जा है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट्स की भर्ती हो एम्प्लॉयमेंट्स की, तो उसमें ओबीसी लिखा हुआ आता है। शिक्षा में जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो हमारी चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी के परामर्श पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे और हमारे एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी थे, उन्होंने संविधान में 15(5) का संशोधन लेकर के आए, और ओबीसी वर्ग को, SC/ST वर्ग को, सबको केंद्रीय जो विश्वविद्यालय थे उन संस्थानों में आरक्षण दिया। तो ये तो बियॉन्ड, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती कि ओबीसी एक संवैधानिक वर्ग है। अब मोदी जी ने
उसको क्यों गायब कर दिया, ये मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मोदी जी ने उसमें जो ये कॉलम रखा है सिर्फ कास्ट, इसका मतलब ये है कि जो एनुमरेटर है वो घर में जाएगा और परिवार के मुखिया से वो पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, और वो जो सिस्टम है जो ओपन एंडेड क्वेश्चन किया जाएगा, उससे जो आंकड़े आएंगे वो बहुत ही खराब आएंगे और वो नॉन वर्केबल होंगे। कि मोदी जी जब 2014 में आए चुनाव में, तो तब से लेकर के आज तक हर चुनाव में उन्होंने ये कहा है कि मैं ओबीसी का हूं, और ओबीसी होने की वजह से दुनिया में मुझको अपशब्द कहे जाते हैं, मुझे तरह तरह की शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, मुझे 2.5 किलो अपशब्द रोज दिए जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने जो भोले भाले हमारे ओबीसी के भाई थे उनकी सहानुभूति अर्जित की, और पिछले 12 वर्षों में लगातार एक ओबीसी के बहुत बड़े वर्ग का वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके कभी 2 सांसद होते थे, वो 2 से लेकर के अगर 302 तक पहुंची है, तो उसमें ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हाथ है। और उसी ओबीसी वर्ग को मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं। यानी ओबीसी वर्ग ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इनकी पार्टी को सत्ता में लेके आए, और मोदी जी उसी ओबीसी वर्ग को मूर्ख बना रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि असल में मोदी जी कहने को तो ओबीसी वर्ग का अपने आप को बताते हैं, लेकिन जो उनके कर्म है वो दर्शाते हैं कि मुखौटा ओबीसी का है, लेकिन जो उनका दिल है वो मनुवादी शक्तियों के लिए धड़कता है। उनके जो कर्म है वो मनुवादी हैं, उन मनुवादी शक्तियों के इशारे पे वो काम करते हैं। ओबीसी श्रेणी का इस क्वेश्चनायर में एब्सेंट होना, गायब हो जाना, ये कोई भूल चूक वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, खड़यंत्र है। और मैं कहूँगा कि इसके पीछे जो दिमागी मनुवादी हैं, वो दिमागी मनुवादी जो मोदी सरकार को नियंत्रित करते हैं, वो नहीं चाहते कि सदियों से जो दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं वो भविष्य में उनके बराबर मुख्य धारा में आकर के खड़े हो जाएं। वो चाहते हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था सदियों तक चली है वो ऐसी ही चलती रहे। अच्छा साथियों, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना की घोषित की, वो बहुत मजबूरी के चलते की। 2023 में हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने ये मुहिम, ये आंदोलन शुरू किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और राहुल जी का मानना था कि अगर इस तरह की व्यवस्था रही किसी भी देश में, अगर 88% वर्ग को अगर आप पावर स्ट्रक्चर से बाहर रखेंगे तो वो देश कभी देश एडवांस नेशन बन नहीं पाएगा। तो कहने को तो हमारे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था लागू है जिसको कहते हैं ना डी ज्योर, कॉन्स्टिट्यूशन लागू है कागजों में, लेकिन डी फैक्टो वास्तविकता में अगर आप जाएं तो आज भी हमारे देश में एक बहुत हद तक एक मनुवादी व्यवस्था जो है वो चल रही है। कोई मनुवादी शक्तियों के खिलाफ इस देश में जिस जिस महापुरुष ने भी आवाज उठाई है तो उसका विरोध हुआ है। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू जी महाराज, जिन्होंने भी इस देश के शोषितों वंचितों के लिए आवाज उठाई है, उनको गालियां पड़ी हैं। तो आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार, क्योंकि राहुल जी आवाज उठाते हैं, ओबीसी की आवाज उठाते हैं, दलित की आवाज उठाते हैं, आदिवासी की आवाज उठाते हैं, गरीब की आवाज उठाते हैं, महिलाओं की आवाज उठाते हैं, यानी जो शोषित वंचित तबका है हमारे देश का उसकी आवाज उठाते हैं। इसलिए इस देश में जो मनोवादी दिमागी आदमी हैं वो राहुल जी का विरोध करते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे हर तरह से। उनको तरह तरह के, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह के अपशब्द पिछले 10-12 साल में, 15 साल में राहुल जी के लिए इस्तेमाल किए गए, क्योंकि वो गरीब और कमजोर का साथ देते हैं। मुकदमे उनके पे लगे, 30 से ज़्यादा उनके खिलाफ FIR हुई,
उनको जेल तक की सजा दे दी गई, उनको घर से बेघर करके उनका सामान सड़क पे फेंक दिया गया। लेकिन राहुल जी, आप समझते हैं कि वो एक अलग ही किस्म के, एक अलग ही बहादुर नेता है, और ये मनोवादी शक्तियां भूल जाती हैं कि राहुल गांधी जी एक गांधी हैं, वो सावरकर नहीं है कि वो झुक जाएं या माफी मांग लें। वो जब सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो वो खड़े रहते हैं। और ये इस देश के ओबीसी की, दलित की, आदिवासी की, महिलाओं की, गरीबों की खुशकिस्मती है कि इस देश को एक ऐसा नेता मिला है। वो एक शेर भी है ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसा दीदावर, ऐसा नेता, ये इस देश के ओबीसी वर्ग का, इस दलित का, इसकी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो हमारे लिए लड़ रहा है। कि जैसे हरियाणा है, सबसे छोटी स्टेट है हरियाणा, 10 सांसद आते हैं हरियाणा से, और उसमें एक जाति है बढ़ई। अब बढ़ई जाति को हरियाणा में आप चले जाएं, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, कि वहां पे कोई बढ़ई कहता है, कोई जांगीड़ बोलता है, कोई जांगड़ा बोलता है, कोई खाती बोलता है, कोई धीमान बोलता है, कोई सुथार बोलता है, कोई तरखान बोलता है, कोई रामगढ़िया बोलता है, कोई विश्वकर्मा बोलता है, और भी कुछ नाम हो सकते हैं। अब इतने सारे नाम तो मैंने गिना दिए। अब एनुमरेटर एक घर में जाएगा तो हो सकता है कि वो बोले जी हम विश्वकर्मा समाज से। उसी के पड़ोस में, उसी गांव में वो दूसरे घर में जाएगा तो दूसरे घर वाले बोलेगा जी हम तो खाती हैं। तीसरे घर में जाएगा, वो कहेगा जी हम तो जांगड़ा हैं। तो इस तरह से एक, जिसको कहते हैं ना, हजारों जातियां। यानी अगर एक प्रदेश में आप सोचिए 10-12 सिनोनिम्स, पर्यायवाची आ रहे हैं एक जाति के, तो उत्तर प्रदेश का जो 80 लोकसभा का अगर प्रदेश है उसमें कितने होंगे एक ही जाति के। राजस्थान जो ज्योग्राफिकली इतना बड़ा है उसमें सोचिए कितने आ जाएंगे। और हमारा देश तो आपको पता है। फिर स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ कहते हैं ना हर 20 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। अब मान लीजिए यादव है, कोई YADAVA लिख देता है, और अगर महाराष्ट्र में चले जाए तो वाई लिखते नहीं, तो जे लिख देते हैं, JADAV। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो 21वीं सदी में, अब ये 1931 के अंग्रेजों की जाति जनगणना नहीं हो रही। मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में कई दशक पहले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कंप्यूटर ले आए हैं। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है इस देश में। तो क्यों झोला छाप टाइप की आप जाति जनगणना करा रहे हैं? आप क्यों नहीं आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं? मेरा प्रश्न है ये। और आप तो, मोदी जी तो खुद भी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में भी कर रखा है MA। तो इतने पढ़े लिखे होने के बाद फिर झोला छाप टाइप की जो जाति जनगणना, मैं इसको ठीक नहीं समझता। मोदी जी आप OBC के भी हैं, इतने शिक्षित हैं, तो आपसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आप OBC के भी हैं। इसका कंसिक्वेंसेस क्या है? इस तरह की जाति जनगणना करने के मतलब क्या कुपरिणाम निकलेंगे, क्या भयानक परिणाम निकलेंगे, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने का नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हम 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ने की भी बात करते हैं।